आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो लिगेंड फील्ड थ्योरी इज माय फेवरेट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पहले अगर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन दूं तो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, उससे पहले वीबीटी की, है ना। तो वीबीटी के कुछ क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से सीएफटी आई, फिर सीएफटी की ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से एलएफटी आई। एलएफटी इज माय फेवरेट क्योंकि आपने सीएफटी ने क्या कहा, हम एक बार शुरू से करें। अगर वीबीटी ने सबसे पहले क्या कहा था, वो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन करा रहा था, उसने ज्योमेट्री बता दी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट की, उसने ये पहले से बोला दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक। अब उसके हिसाब से पेयरिंग कर लो या नहीं पेयरिंग करो, उसके हिसाब से बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्या ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, इसके बाद सीएफटी आई, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमें क्या पता चलेगा भाई कि दिस इज डायमैग्नेटिक और दिस इज पैरामैग्नेटिक, वी हैव टू गिव सम लॉजिक ना कि कुछ तो होगा। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ब्रीफ करके लिख सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो कोवलेंट बॉन्डिंग, नो आयनिक बॉन्डिंग, कुछ भी ये सब नहीं हो रहा। देयर इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक मेटल और लिगेंड पास में आते हैं और दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। चलो ठीक है, इस पॉइंट को उन्होंने कहा कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि देयर इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उन्होंने एक सीरीज बता दी कि जो भाई हायर साइड पे हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो जो है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, जैसे CO है, NO है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अपना फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो उन्होंने पूरी अपनी ये सब कहानी दे दी कि हाँ चलो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करा देंगे, और वो वीक फील्ड है वो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। इन्होंने ये बात करके यहाँ खत्म कर दी। अब एलएफटी को ये जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ कि भाई ये सीरीज कहाँ से आई, अब आप ये मुझे बता दो ये सीरीज कहाँ से आई। तो एलएफटी इज ऑल अबाउट दैट कि एलएफटी ने ये बताया, अगर मैं इसको करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप एलएफटी का लिखेंगे कि एलएफटी ने सबसे पहले ये चीज को बताने की कोशिश की कि जैसे हमारा SCN होता है, स्पेशली ना मुझे तो सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, SCN नेगेटिव होता है। ठीक है, होता क्या है, S भी डोनेट कर सकता है, N भी डोनेट कर सकता है। इट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, द स्पीशीज हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स बट एट वन टाइम ओनली वन कैन डोनेट, या तो ये डोनेट करेगा या ये डोनेट करेगा। तो हमारा एलएफटी ने ये रिजल्ट निकाला कि अगर सल्फर डोनेट कर रहा है, अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल अगर सल्फर से डोनेट करेगा तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ये एक्ट करेगा, और अगर हमारा नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम NO को देखें, हमारा NO होता है ये, NO भी हमारा क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। दीज ऑल आर एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर ये करेगा ऑक्सीजन से तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, और अगर नाइट्रोजन से करेगा तो इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, एलएफटी ने कैसे किया, यही हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इन्होंने ये बता दिया कि ऐसा है, तो भाई हमारा तो काम इजी हो गया ना कोऑर्डिनेशन में, कि हम तो रट्टा मारते थे कि हम CN लर्न करते थे, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दीज आर वीक फील्ड। अब तो हमें करना ही नहीं पड़ेगा। अगर हमारा को कोई चीज मिल जाए कि दीज आर द कंडीशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दीज आर द कंडीशन फॉर वीक फील्ड लिगेंड, तो हमारे को तो लर्न करने की जरूरत नहीं ना, हमारे को तो किसी ने लिगेंड दिखाया, वी विल जज इट कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इसलिए तो ये तो मेरी फेवरेट थ्योरी हो गई। तो इनके अब हम पॉइंट्स लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की। तो सबसे पहला पॉइंट लिगेंड फील्ड थ्योरी का ये था दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सिर्फ d ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया, ओनली दे हैव इन्वॉल्व d ऑर्बिटल्स। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ d ऑर्बिटल है, मेटल के पास तो s भी होती है, p भी होती है, d भी होती है, तो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। तो
तो सबसे पहला पॉइंट था कि ऑल s p एंड d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड कि इसमें जो है तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने वाली। इसके बाद सेकेंड मेन वही कि why in some of the molecules the pairing are occurring और why it is not so। तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इन्होंने और सबसे पहले जो सबसे अच्छा इन्होंने किया, इस ये दोनों पॉइंट्स हो गए मेन कि एलएफटी के मेन दो यही पॉइंट्स थे कि ये वाली ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगी, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम करेंगे इसी का एलएफटी में किस किस के लिए पढ़नी है, इसके बाद हम ये प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। तो हम एक ना छोटा सा चार्ट बनाएंगे। लिगेंड फील्ड थ्योरी हमें किस किस में पढ़नी है, हमें मेन पढ़नी है लिगेंड फील्ड थ्योरी 3 मेन कॉम्प्लेक्सेस में, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक हमारा है मेटालोसीन्स, ठीक है। मेटालोसीन्स जैसे फेरोसीन, वेडेनोसीन, क्रोमोसीन, इन सब के अंदर भी हमको एलएफटी पढ़नी है क्योंकि पेपर में आती है। तो ये 3 मेन हो गए। इसके बाद देखो, अभी अगर मैं एक और चीज बोलूं, मैंने हर बार बोला है कि जैसे ठीक है अब ये मेटल है, ये लिगेंड है, इनके ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व होंगे। इन्होंने बोला कि मेरे को पूरी तरीके से एमओटी पे बिलीव करता हूँ कि मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी और वो लिगेंड की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करेंगी और इसके बाद इनका रिजल्ट बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं की वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब एलएफटी इज टोटली डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता है ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है, मींस द बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, लिगेंड की एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, इससे हमारी कहानी स्टार्ट होगी। तो पहला पॉइंट, जब एक मेटल एक लिगेंड के पास आएगा तो सबसे पहला बॉन्ड क्या बनेगा, जल्दी से सोचो क्या बनेगा सबसे पहला बॉन्ड। एक मेटल है, एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सबसे पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, मैंने हमेशा बताया है। तो जब मेटल आएगा लिगेंड के पास तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट जो बॉन्डिंग होगी वो होगी सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद बनेगा पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो मेटल लिगेंड को डोनेट करके पाई बॉन्ड बना दे या लिगेंड मेटल को डोनेट करके पाई बॉन्ड बना दे। इनको हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे यही आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। तो ये मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम 2 तरह की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एक सिग्मा बॉन्डिंग कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई बॉन्डिंग कि पाई बॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से हो रही है। अब इसमें भी हम 2 टाइप पढ़ेंगे, मतलब ये आने वाली क्लासेस हैं, ठीक है, ये आने वाली क्लासेस है, हमें ये सब कवर करना है। तो इसमें हम 2 तरह की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग। तो हमारे को 1 2 3 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं एलएफटी के अंदर, जिसमें ये आज कवर हो जाएगा, मतलब कि सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आज खत्म होगा, ये हमारे आने वाली क्लास में होगा, ये आने वाली क्लास में होगा। तो 3 मेन क्लासेस चाहिए मुझे एलएफटी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात मुझे नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट द सिग्मा बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो अब हमारी हेडिंग डलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसकी
हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो सबसे पहले इसके रूल्स करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो अभी मेटल आ रहा है, ठीक है, मेटल आ रहा है, यहाँ से हमारा लीगेंड आ रहा है, ठीक है, ये अप्रोच कर रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो मेटल की कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, हम यहाँ पे कौन सी मेटल्स ले रहे हैं, सारी की सारी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो S में होता है, एक P में होता है और एक B में होता है ना। 4s2 4p तो खाली रहता है और 3d में मेन हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो 3d, बट ये ब्रैकेट में लिखना क्योंकि हम तो जनरली कर रहे हैं ना, 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया 4p और ये मेरा हो गया 4s, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो होता क्या है कि इन्होंने बताया कि S will transforms into A1G, ठीक है, P will transforms into T1U and D हमारे को पता है किस किस में कन्वर्ट होती है, EG and T2G। अब आप कहोगे कि मैम ये टर्म्स कहाँ से आए, देखो ये आते हैं ग्रुप थ्योरी से, हमें इनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पढ़ना होता तो सबसे पहले हम डी ही पढ़ते, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने डी को पहले ही डिवाइड कर दिया था EG एंड T2G के अंदर, तो हम पहले यही पढ़ लेते। तो इसके ऊपर हमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं खर्च करना है, हमें सिर्फ देखना है कि S गेट ट्रांसफर्ड इनटू A1G, P will transfer into T1U and D into EG and T2G। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, गेट में भी नेट में भी, कि P इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू, और 4 ऑप्शंस होंगे उसमें T1U होगा, तो आपका आंसर लग जाएगा T1U। तो दिमाग यूज करो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे हमने G लगाया, यहाँ U लगाया, यहाँ G लगाया, ऐसा क्यों। तो अभी अगर आपको वैसे तो पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, जो S ऑर्बिटल होती है, P ऑर्बिटल होती है, D होती है, ये हम ना जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। देखो S होती है स्फेरिकल, तो सारे तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो इनके अंदर इन्वर्जन सेंटर होगा, जिनमें भी इन्वर्जन सेंटर होता है हम क्या यूज करते हैं, G मींस जीरेड। और जो भी हमारा इन्वर्जन सेंटर नहीं होता, मतलब इसमें तो इन्वर्जन सेंटर है। अब P है, P कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, प्लस के सामने माइनस होता है, तो इन्वर्जन सेंटर है नहीं, क्योंकि अगर हम इधर से आएंगे, ये प्लस है, इधर माइनस है, तो इन्वर्जन सेंटर इज नॉट प्रेजेंट। तो जब इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा, वी विल यूज U, दैट इज अनजीरेड। इसके बाद आते हैं D में ऐसा होता है, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस, ठीक है, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, मतलब इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो ये हो गया G और ये हो गया U, इस तरीके से याद करते हैं GU, ठीक है। स्फेरिकल S वाला हमारा याद रहता है, स्फेरिकल है G, देन U, G एंड, ठीक है, इसलिए ये वर्ड्स आए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आता है इनके एनर्जी लेवल्स। एनर्जी कैसे होगी, जब हम D ऑर्बिटल्स में फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे तो पहले 4s में होता है, इसके बाद 3d में होता है और उसके बाद 4p में होता है। बट जब एक बार इलेक्ट्रॉन्स डल जाते हैं तब इसकी एनर्जी कम हो जाती है 3d की, फिर होती है 4s की और फिर होती है 4p की। तो यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 3d सबसे कम पे होगा, देन 4s होगा, फिर 4p होगा। अब आते हैं लीगेंड की बात करते हैं कि लीगेंड की कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। मान लेते हैं लीगेंड मेरे पास है क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है ना। और एक और चीज पता होगी कि क्लोरीन एज अ एलिमेंट, अगर सिंपल क्लोरीन आपके पास लिखा होगा, इट विल नॉट एक्ट एज अ लीगेंड। क्यों, क्योंकि अभी इसका ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट खुद ही कंप्लीट नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डोनेट नहीं करेगा। पर आपने देखा होगा Cl नेगेटिव लिखा है तो वो डोनेट करता है, क्योंकि अब वो मेटल के साथ बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है और उसके ऊपर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज जनरल नॉलेज के लिए थी, इंटरव्यू के लिए थी, ठीक है। तो कभी भी एलिमेंट नहीं डोनेट करते, हमेशा जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे फिर डोनेट कर सकते हैं, दैट इज Cl नेगेटिव। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। हम इसके अंदर भी 3d होगी, तो ये तीनों इन्वॉल्व होने वाली हैं इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब वही है 3s है तो उसको A1G कह देंगे, 3p है उसको हम T1U कह देंगे, और जो 3d है उसमें हमारा EG एंड T2G आ जाएगा,
ठीक है। इसमें एनर्जी का कैसे रहेगा, इसमें हम एक ही लेवल पे दिखाते हैं, पर फिर भी इसमें क्योंकि 3s 3p 3d और कोई भी इसमें क्योंकि बाद में होता है ना, 4s के बाद आना शुरू होता है कि इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा, तो यहाँ पे सबसे कम 3s देन 3p देन 3d मतलब A1G। इसके बाद क्योंकि ये है p में होती 3 ऑर्बिटल्स जिसको हमने बोल दिया T1U। इसके बाद हो गया ये हमारा EG एंड T2G। ठीक है, तो इस तरीके की, क्योंकि ये 5 होती है, हम 5 बना सकते हैं यहाँ पे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन अगर डलेगा तो A1G में डलेगा, फिर T1U में डलेगा, फिर EG और T2G में डलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ठीक है ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें हो गई। अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते थे, ऐसे करते थे, तो यहाँ हम कहते थे कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो हम उसको नीचे ड्रॉ करते थे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को यहाँ करते थे, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव वो करते थे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, अट्रैक्ट करेगा उसको, तो इसलिए वो पास होता था। तो अब यहाँ पे मेटल और लिगेंड में से किसको ऊपर और किसको नीचे मिलेगा। अब देखो मेटल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, हमेशा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो ये ऊपर होंगे, ये डोनेट करने जा रहे हैं। तो जब ये डोनेट कर रहे हैं तो ये है इनेक्टिव, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो है हम नीचे ड्रॉ करेंगे। समझ में आई, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे LFT का, तो मेटल विल बी हाई एंड लिगेंड विल बी लो बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर लुईस बेस, ये दे रहे हैं, दे आर लुईस बेस। ठीक है, तो इसलिए इनको हम नीचे ड्रॉ करेंगे, इनको ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब ये मेरे सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोटबुक पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अच्छा गाइस, एक और पॉइंट मेरा रह गया था कि अभी मैंने बोला हम ये करने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी, डी की। ठीक है, स्पेशली क्योंकि डी की वी हैव EG एंड T2G। ठीक है, उनकी तो 1 1 ही है, A1G एंड T1U। इनमें से सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगी और पाई बॉन्ड कौन बनाएगी। देखो, हम जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करते हैं ना, ऐसा होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिगेंड्स हैं। ठीक, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे लिगेंड अप्रोच करते हैं वो करते हैं अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि हमारे जो भी लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब ये अलोंग द एक्सिस करते हैं तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होंगे कौन कौन से, जैसे dz² और dx² माइनस y²। ये कैसा होता है, ये भी ऐसा होता है, dx² माइनस y, ये भी हमारे अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो जब लिगेंड अप्रोच करें सबसे पहला वो बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जब वो बना रहा है तो वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स उसे कौन सी मिलेंगी, dz² और dx² y²। तो ये वाली ऑर्बिटल, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, EG बोलते हैं, ये बनाएंगी सिग्मा बॉन्ड। इनको बड़ा बड़ा नोटबुक के अंदर ऐसे ऐसे करके इसको कर लो। यही क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिग्मा बॉन्डिंग में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो EG। अब ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, dxy dyz एंड dzx, इनको क्या बोलते हैं, T2G। तो ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इनको बड़ा बड़ा करना है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो अब हम डी की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे, हम करेंगे EG। और जब EG इन्वॉल्व करेंगे तो EG तो बनाएगी सिग्मा बॉन्ड, EG बनाएगी सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारी हो जाएगी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो कौन सी ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग होती है, तो वो होगी T2G। तो कैसा भी घुमा के अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना कि कैसे बनाना है।
ठीक है, अच्छे से एक सिंगल पेज लेना नोटबुक का, ठीक है, और जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे वैसे करना, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के करोगे, बहुत इजी है। पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल की ऑर्बिटल्स लिखनी है। मैंने कहा था मेटल थोड़ा ऊपर होगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी। अब मेटल की वी हैव 3 ऑर्बिटल्स है ना, हमारे पास मेटल की 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारा n-1 d था, जिसको हम 3d बोल रहे हैं, ठीक है, n-1 d। अब इसमें कौन कौन सी थी हमारी? Eg एंड T2g। इसके बाद हमारी s ऑर्बिटल होती है, दैट इज 4s। ये आपके साइड में लिख लो तो ध्यान में रहता है, ठीक है, जिसको हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया था A1G में। फिर आती है T1U, जो कि हमारी थी 4p, ठीक है। अब ये मेरी हो गई मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी एक एक बहुत सारी बातें हम लोग करते हुए चलेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा और गैप के साथ करते हैं ताकि अच्छा सा डायग्राम बने। ये ऊपर है तो लीगेंड मुझे नीचे दिखाने हैं, तो लीगेंड मैंने यहाँ पे दिखाने हैं। इनके में भी है A1G, T1U, और यहाँ मैं लिख रही हूँ सिर्फ Eg। क्यों? क्योंकि सिर्फ Eg ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, T2G तो पाई बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे T2G। तो ये हो गई लीगेंड की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, लीगेंड की एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है LGO, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स इन्हीं को बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लीगेंड की ग्रुप ऑर्बिटल्स कौन सी है सिग्मा बॉन्डिंग में? A1G, T1U और Eg, ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक और बात देखो, अब क्या होता है, हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, ये ऑब्वियस सी बात है, दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो बॉन्डिंग बनेगी, एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तो बॉन्डिंग जब बनेगी, क्योंकि वो लीगेंड के पास होगी, इसीलिए उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा? लीगेंड कैरेक्टर होगा। तो यहां लिख लेंगे कि हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैविंग लीगेंड कैरेक्टर, ऑर्बिटल्स हैविंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट, हैविंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैविंग लीगेंड कैरेक्टर, लीगेंड का कैरेक्टर होगा। अब वो इसका यूज कहाँ होगा वो अभी आएगा। अब ये थोड़ी सी ऊंची है, तो जो हमारी इससे एंटी बॉन्डिंग बनेगी उनमें कौन सा कैरेक्टर होगा? मेटल कैरेक्टर। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैविंग मेटल कैरेक्टर, इनमें मेटल कैरेक्टर होगा। अब इसका यूज कहाँ होगा? इनका यूज कहाँ होगा? यूज क्या होगा? जो हम बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग ऑब्वियसली इन दोनों से नीचे होनी चाहिए, बॉन्डिंग बनाएंगे इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। इनकी एनर्जीज क्या थी? A1G था, फिर T1U था, और उसके बाद यहाँ पे हमारा Eg, मैं सिर्फ Eg लिख रही हूँ क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इस तरीके से था। तो सबसे कम एनर्जी होगी A1G की, और यहाँ का A1G कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा A1G, ठीक है। अब A1G के बाद बारी किसकी आई? T1U की, तो ये हमारी हो जाएगी नेक्स्ट T1U। अब T1U क्योंकि PX, PY, PZ थी, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ये हो गए T1U। अब T1U यहां से आएगी, ठीक है। अब इसके बाद कौन है? Eg, तो नेक्स्ट टर्न आई मेरी Eg की। Eg में भी है 2 ऑर्बिटल्स, dz² और dx² - y², तो लिख भी सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। A1G हो गया, ये T1U हो गया, और ये मेरी Eg हो गई, ठीक है। ये मेरी बन गई बॉन्डिंग, जो कि एनर्जी इससे भी कम है और इससे भी कम है, ठीक है, बना दिया। Eg कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब हमें बनानी है एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे।
यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसकी है, इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी। तो अब जो हम बनाएंगे वो इनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। करें, अब सबसे पहले हमारा जो Eg है उससे क्या बना, Eg स्टार। ये T2G हमारी है नॉन बॉन्डिंग, तो पहले हमारी T2G बनाएंगे जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, T2G, और ये मेरी है नॉन बॉन्डिंग, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद वी विल फॉर्म Eg स्टार। ठीक है, Eg स्टार कहां से आएगा, यहां से आएगा। इसके बाद A1G स्टार, जिसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा होगी, और फिर वो भी यहां से आ जाएगा। इसके बाद T1U स्टार, जो इससे ज्यादा होगा, T1U स्टार, और वो यहां पे आ जाएगा। ये मेरा हो गया A1G स्टार। देखो इजी था कि नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, हमारी यहां से आई A1G, T1U, Eg, हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया क्योंकि इनकी एनर्जी ये थी। यहां से हमारी ये एनर्जी लेवल्स हैं, तो पहले Eg स्टार, फिर A1G स्टार, फिर T1U स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमा है। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, अच्छा उससे पहले हम लोग जब CFT करते थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसमें क्या करते थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करते थे, ये Eg होता था, ये T2G होता था, और इनके डिफरेंस को हम कहते थे डेल्टा नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो हम कहते थे T2G से Eg, T2G से Eg इज आर डेल्टा नॉट। ये नहीं कहते थे कि Eg टू T2G, मीन्स अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मेरा डेल्टा नॉट कौन सा है, CFSC वाली एनर्जी हमारी कौन सी है, ये वाली कि ये वाली Eg टू T2G, नो, हमेशा फ्रॉम T2G टू Eg, T2G टू Eg, तो दिस इज आर डेल्टा नॉट। तो यही अभी आगे भी हम पढ़ेंगे पाई बॉन्डिंग में कि इन्हीं को क्यों कहते हैं कि T2G, तो ये वाला क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा नॉट हम कहते हैं फ्रॉम T2G टू Eg, नॉट Eg टू T2G। Eg टू T2G नहीं कहा जाता, डेल्टा नॉट नहीं कहा जाता। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा नॉट। तो जब हम पेयरिंग कराते थे, वीक फील्ड लिगेंड होता था, तो वीक फील्ड लिगेंड में हम पेयरिंग नहीं कराते थे ना, सॉरी हाँ, पेयरिंग नहीं कराते थे, तो 1 2 3, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 कर देते थे। और जब हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था तो पहले पेयरिंग करते थे, तो यहीं पे होना है वो पार्ट, यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे होना है वो पार्ट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, मैंने जब MSc में पढ़ा था ना, बिल्कुल क्रैम ही किया था। तो जब मैंने खुद CSI नेट की प्रिपरेशन की, गेट की प्रिपरेशन की ना, तब मेरी ये चीज़ें क्लियर हुई कि यार ये कैसे है, जैन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे, खुद पढ़ के और कुछ टीचर्स की हेल्प से। टीचर्स की हेल्प तो हमेशा ही रहेगी। तो ये है पूरा। अब हम लोग ना क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कोबाल्ट F63+। देखो एक एक, अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं देखे ना, तो पहले कोऑर्डिनेशन देख के आना, तब ये भी कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट हमारा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कोबाल्ट हमारा आ रहा है +3 में। कैसे, x - 6 इज इक्वल टू +3, तो x इज, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस हो गया, तो 6 या -3 इज इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट इज इन +3। हमने कहा है कि कोबाल्ट ही +3 में एक ऐसा मेटल है जिसके साथ अगर हमारा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन भी तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। इसके बाद जितने होते हैं अमोनिया, ऑक्जेलेट, अपना O2 नेगेटिव वाटर, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ तो कोबाल्ट +3 के साथ क्या है, फ्लोरीन, तो ये तो वीक फील्ड की तरह ही काम करेगा, मतलब नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होने वाली, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, अब इस, ये तो हमारे को चलो क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको इन्वॉल्व होंगे। देखो फ्लोरीन यहाँ पे लीगेंड की तरह काम कर रहा है, तो एक फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 6 से कितने मिलेंगे, 12। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 12 फ्रॉम 6 फ्लोरीन, 12 इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट है +3 में, तो कोबाल्ट से कितने मिलेंगे, कोबाल्ट क्या होता है हमारा, फैको, ठीक है, 27 मतलब D7S2 पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ से निकले, यहाँ से, तो D6, तो ये 6 हो गया, तो 6 7 8 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फिलिंग करते हैं। सबसे पहले 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो 16 17 और ये हो गया 18। ठीक है, देख लें 2 4, ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, A1G2 T1U6 EG4 T2G में कितने हैं 2 3 4 और EG स्टार में we have 2 electrons. So this will be the electronic configuration of the first complex, that is cobalt Fe6. अब एक ये मैं करूंगी और ये आप लोग खुद करेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इन दोनों का आपका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। ये आप कर देते हैं क्योंकि अमोनिया आ गया। अब अमोनिया हमारा क्या होता है, ये लिख लिया ना, अमोनिया हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये तो वैसे वैसे रहना, ये बस थोड़ा सा चेंज होगा तो ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो हमारा अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे करते हैं। तो कोबाल्ट तो 3+ ही आना है। ठीक है, तो कोबाल्ट से तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे अभी, हमारे 6। अमोनिया से वी विल गेट 6, अमोनिया से 12, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट क्योंकि अमोनिया आ गया, कोबाल्ट 3+ है, तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब पेयरिंग होगी। ठीक है, तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आ गए। 13 14 15 16 17 एंड 18 यहाँ पेयरिंग होगी। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, A1G2 T1U6 EG4 एंड T2G6, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? तो अब आप ये लोग खुद करेंगे ये वाला। ठीक है, कमेंट करेंगे तो उससे पता चलेगा मुझे कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस ऑन दैट। सबसे पहले ये करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। The symmetry required for the ligand group orbital LGO for the pi base ligand to have pi interaction with metal d orbitals in an octahedral geometry is, देखो हमें पूछा है कि ligand group orbital जो कि है pi base ligand की, कुछ घबराओ नहीं, to have pi interactions with metal d orbital, मतलब मेटल की d orbital से उसको पाई बनाना है। तो पाई बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व होगा, आपने देखा Eg तो सिग्मा में इन्वॉल्व है, T2G नॉन बॉन्डिंग था और मैंने ये बताया था कि जब ये सिग्मा बना लेगा तो फिर पाई कौन बनाएगा, T2G। तो बस सीधा आंसर निकालना था T2G, बस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। बस ये ध्यान रखना कि क्या पूछा है, ऑक्टाहेड्रल पूछा है कि टेट्राहेड्रल पूछा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ऑक्टाहेड्रल पूछा था, ये पूछा था कि लीगेंड की कौन सी ऑर्बिटल है जिसे हम कहते हैं पाई बेस लीगेंड, क्योंकि बोल रहे जाता है ना, इनको मैंने बोला कि ये हमारे लुईस बेस होते हैं, इनको पाई बेस लीगेंड, कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं, लीगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। तो कौन हमारा जो है पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो गाइस होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को देख के, आपको अच्छे से समझ आई होगी LFT। तो अगर आपको अच्छी आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे ज़रूर बताना, सो दैट आई विल लेट इट कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं और आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके खुद किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्टाहेड्रल की सिग्मा बॉन्डिंग कर ली है, अब हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल की पाई बॉन्डिंग और टेट्राहेड्रल। एक ही क्लास में करेंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी पर कर लेंगे वो एक ही क्लास में। टेट्राहेड्रल वाला कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हम करेंगे पोलीन्स और मेटेलोसिन्स, क्योंकि इसी का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है CSI या नेट के अंदर 2020 में, नवंबर 2020 में। तो उस क्वेश्चन को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में। तो दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।